अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इसको डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज इसके एमसीक्यूज़ और फिर पास्ट पेपर के क्वेश्चंस जो हैं वो भी इसी वीडियो के अंदर इंक्लूड हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल जो क्वेश्चंस है वो 101 है फ्रॉम दिस चैप्टर, जिसको हम 4 वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे वाटर के अबाउट, वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्योंकि ये भी बायोमॉलिक्यूल है। सेकंड के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखेंगे, थर्ड में हम प्रोटीन्स और लिपिड्स को देखेंगे, फोर्थ वन जो है हम न्यूक्लिक एसिड को देखेंगे। अगर आपने बाकी की वीडियोस देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको बाकी की जो पार्ट्स हैं उसके लिंक्स मिल जाएंगे। आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप शिफ्ट हो जाओगे उस वीडियो के ऊपर जो आप देखना चाह रहे हो, आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। सो लेट बिगिन दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल इज कॉल्ड डैश। अब कहता है कि जो सेल है, ठीक है, लिविंग सेल है, इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सेल को अपनी नॉर्मल ग्रोथ के लिए। तो उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो सेल के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं दैट इज़ द मेटाबॉलिज्म। ये जो फूड की ब्रेक डाउन है उसकी मेटाबॉलिज्म फिर आप लोग पढ़ते हैं ना, मेटाबॉलिज्म में आप 2 टाइप पढ़ते हो। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में आप फिर 2 टाइप पढ़ते हो, एक को आप एनाबॉलिज्म कहते हो और दूसरे को आप लोग कैटाबॉलिज्म कहते हो। ठीक है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में ये होता है कि आपके पास सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और उनसे एक लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन जाते हैं। जैसे आप लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हो। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में फूड ग्लूकोज जो है, ठीक है, विच इज़ अ शुगर, इसकी सिंथेसिस होती है। और शुगर कौन सी शुगर है, मतलब इस ग्लूकोज को आप कौन सी क्लास के अंदर पढ़ते हो, कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है जिसमें होता है क्या है कि स्मॉल मॉलिक्यूल जो हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के अबाउट पढ़ा हुआ है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन होता है किसके साथ, सॉरी वाटर जो है वो कंबाइन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और आपके पास क्या बनता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, अब इसमें ये क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लार्ज ह्यूज मॉलिक्यूल ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहे हैं। नाउ दिस इज द एनाबॉलिज्म। अब दूसरा जो आपके पास है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ये जो आपके पास चीज़ बन गई, ग्लूकोज की फॉर्मेशन जो बन गई, शुगर जो बन गया, इसकी ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, हमारे पास जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, और जब ब्रेक होंगे तो हमारे पास जो एनर्जी होगी क्या होगी, दैट वुड बी रिलीज। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन। तो लाइट की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होता है कि जो प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। और जो कैटाबॉलिज्म है बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो शुगर बन गया है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की अगर बात कर लेते हैं तो शुगर बन गया, प्लांट के अंदर शुगर बन गया। अब उसकी ब्रेक डाउन जो है, ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन जो है जब होगी तो उस वक्त एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, जो कि हमारे सेल्स को मिलेगी। तो इसकी अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे आप रिस्पिरेशन करते हो, ठीक है, रिस्पिरेशन हो गई है, या जो डाइजेशन होती है, ठीक है, हाजमा जो आप लोग करते हो, इसमें भी क्या करते हो कि जो लार्ज मॉलिक्यूल हो तो उसका ब्रेक डाउन करते हो और आपको एनर्जी जो है वो मिलती है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन ए सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब थर्म का मतलब क्या है, थर्म मीन हीट, थर्म मीन हीट। ठीक है, जब आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज़ द थर्मो रेगुलेशन। या जो एक्सट्रीम गर्मी होती है तो आपकी बॉडी उसको उस तरह से रिएक्ट करती है, एक्सट्रीम सर्दी होती है तो आपकी बॉडी उसी तरह से उसको रिएक्ट करती है ताकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बरकरार रहे। ऑस्मो रेगुलेशन में आप लोग क्या पढ़ते हो, ऑस्मो रेगुलेशन में आप वाटर और सॉल्ट्स के अबाउट जो मिनरल्स वगैरह हैं उनकी रेगुलेशंस के अबाउट पढ़ते हो। आइसोमेरिज्म आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म ये होता है कि अगर आपके पास एक है कोई कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला इज़ डिफरेंट। ठीक है, जैसे आप लोगों ने आइसोमेरिज्म की बहुत सारी टाइप्स पढ़ी हुई हैं। एक बेसिक जो है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 CH2 CH2
एंड CH3। ये आपके पास क्या है, दिस इज़ द N स्ट्रेट चेन ब्यूटेन, ठीक है। अब इसी तरह अगर आपके पास ये चीज़ बन जाती है CH3 यहाँ पे H आ जाएगा। नाउ दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आइसो ब्यूटेन। अगर आप इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, यहाँ पे 4 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3 + 3 6 8 10, ठीक है। दोनों के अंदर 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है। ये स्ट्रेट चेन के साथ एक इसकी ब्रांच निकली हुई है। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हो, आइसोमेरिज्म। सो ऑप्शन नंबर डी के अंदर ये आइसोमेरिज्म है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नंबर 2 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस। अब आपको एनाबॉलिज्म सारा बता दिया, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस हो गई, जिसमें क्या होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है कंबाइन होते हैं और उससे आपके पास लार्ज ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। नाउ दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एनाबॉलिज्म। और इसकी एग्जांपल आपको मैंने फोटोसिंथेसिस बता दी, जिसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। बाकी के जो रिस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ये दोनों हमारे पास क्या है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिज्म। जो MCQ नंबर 1 के अंदर सारी एक्सप्लेनेशन हो गई है। नंबर 3 हमारे पास क्या है, अ मेमेलियन सेल कंटेन 1.1% डैश। अब अगर आपके पास कोई मैमल है, ठीक है, उसका सेल है। अब मेमेलियंस क्या क्या होते हैं, जो कि वो एनिमल या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने बच्चों को फीड कराते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द मेमेलियन सेल। अब इसमें 1.1% कौन सी चीज़ होती है, प्रोटीन्स होते हैं या फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA होता है, या वाटर मॉलिक्यूल, या फिर RNA। तो 1.1% जो होता है दैट इज़ RNA। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स तकरीबन हमारे पास होते हैं 18, ठीक है। 18% हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और DNA जो होता है ये माइनर होता है 0.25%, ठीक हो गया। और वाटर मॉलिक्यूल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा वाटर ही होता है, ठीक है, 70%। तो ये चीज़ आप अपने पास नोट कर लें। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं मेमेलियन सेल के अंदर 4% होते हैं, लिपिड्स हैं वो 3% होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, मेटाबोलाइट्स, वाइटामिन वगैरह 2% होते हैं। इनऑर्गेनिक आयन जैसे सोडियम आयन हो गया, पोटाशियम आयन हो गया, और मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड, ये जितने भी आयन्स हैं जो कि सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, तो ये 1% होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल आर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से पाया जाता है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है सेल के अंदर, दैट आर प्रोटीन्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट्स पिक कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के अंदर, ये हमारे पास सेल की बात कर रहे हैं कि सेल के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, दैट इज़ प्रोटीन। अब यहाँ पे एक और चीज़ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वाटर को पिक कर लेते हैं। वाटर जो है, वाटर इज़ इनऑर्गेनिक इन नेचर। वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन एटम जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो आपने ये वाली मिस्टेक भी नहीं करनी। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाटर इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर सब्सटेंस ड्यू टू डैश नेचर एंड एक्ट एज अ डैश ड्यू टू इट्स हाई हीट कैपेसिटी। अब वाटर जो है कहते हैं इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर हमारे पास क्या है, गुड सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो कि आप ग्रेटर अमाउंट में लेते हो, ठीक है। वो सब्सटेंस जो कि आप ग्रेटर अमाउंट में लेते हो, और इसके दूसरा जो होता है इसके साथ, वो होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन सा, जिसको आप लेसर अमाउंट में लेते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या बनाना है, शरबत बनाना है। अब शरबत के अंदर क्या करते हो, बहुत आधा जग तो आप भर देते हो किसी से, वाटर से। अब वाटर हमारे पास क्या है, वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। अब इसके अंदर आप क्या ऐड कर देते हो, सॉल्यूट। सॉल्यूट मीन्स आप इसके अंदर शुगर ऐड कर देते हो। अब शुगर की क्वांटिटी क्या होती है इसके अंदर, लेस होती है, तो हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूट होता है। अब कहते हैं वाटर जो है, इसको हम कहते हैं कि ये गुड सॉल्वेंट है। इवन इट इज़ आल्सो नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कि आप वाटर के अंदर जो भी चीज़ ऐड करते हो, तो तकरीबन जो भी सब्सटेंस ऐड करोगे वो क्या करेगा, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। अब उसकी वजह क्या है कि हमारे पास इसके अंदर होते हैं डायपोल्स, ठीक है। वाटर क्या है, इट इज़ अ डायपोल। वाटर इज़ अ डायपोल। अब उसकी वजह क्या होती है, हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो क्या करता है, ये जो शेयर्ड पेयर है, ये अपनी तरफ खींच लेता है हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। वैसे ही जब आप किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पे चूँकि आप फुल रिमूव नहीं कर रहे, सिर्फ ऑक्सीजन जो है उसको खींच रहे हैं, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बन गए, पोल्स बन गए। तो हम इसलिए कहते हैं कि वाटर जो है दैट इज़ पोलर, और इसके अंदर क्या होता है, डायपोल होता है। और दूसरी बात, वाटर के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर के अंदर क्या होती है, वाटर हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नाइट्रोजन एटम है, उसको कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन मिलता है तो अपने लोन पेयर को यूज़ करके उसके साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके क्लोज वेसिनिटी में एक और वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब हमें ये बताना है कि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये जो लॉन पेयर है ये इसके साथ इस तरह इंटरेक्शन कर लेता है। तो ये जो बॉन्ड है जिसको मैंने डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट की है, दैट बॉन्ड इज़ नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन, वाटर का ऑक्सीजन एटम अपने लॉन पेयर को यूज़ करके इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन कर लेता है। ये जो बाकी जो लाइन्स है जो आपको नज़र आ रही हैं, जो मैंने अभी सर्कल की हैं, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं। सो दीज आर द कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है। तो ये जो बॉन्ड बन के दैट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी की वजह से इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि मैक्सिमम जो भी आप सॉल्यूट इसके अंदर ऐड करते हो तो वो इसके अंदर क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। सो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं, और दूसरी बात, वाटर की ये एबिलिटी होती है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। वाटर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि दे आर थर्मोस्टेबलाइज़र, दे आर थर्मोस्टेबलाइज़र। थर्मोस्टेबलाइज़र क्या होता है, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट सब्सटेंस ड्यू टू डायपोल नेचर एंड एक्ट एज अ थर्मोस्टेबलाइजर। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर ऑर्गेनिक है, तो वाटर ऑर्गेनिक हो नहीं सकते, इससे पहले आपको मैंने बता दिया। आयोनिक वाटर डायपोल नेचर है इसकी, ठीक है। आयोनिक तो वो होता है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा ले लेता है उसमें, तो ये भी नहीं है। वाटर पोलर तो है लेकिन बायपोलर नेचर इसकी नहीं है। सो जो अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज़ डायपोल नेचर है वाटर की, और थर्मोस्टेबलाइजर है। क्यों, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी होती है कि हीट को बर्दाश्त करने की सलाहियत, तो ये एब्जॉर्ब करने की सलाहियत इसकी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि ड्यू टू हायर हीट कैपेसिटी एंड हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर एक्ट एज अ डैश। अब वाटर की बहुत ज़्यादा हीट कैपेसिटी होती है और उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जो कि मैंने इससे पहले के एमसीक्यू के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। वाटर क्या एक्ट कर सकते हैं, सो ऑब्वियसली अगर इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हैं इसके अंदर, तो वाटर जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर सकता है और सराउंडिंग में जो हीट होगी उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन है दैट इज़ थर्मो स्टेबलाइजर, हेंस ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अब हायर हीट कैपेसिटी की वजह से हम इसको थर्मोस्टेबलाइज़र करें, अदरवाइज वाटर जो है ये सॉल्वेंट भी है, लेकिन हीट की बात कर दी इसने तो थर्मोस्टेबलाइज़र। 7 हमारे पास है कि द वाटर मॉलिक्यूल रिमेन अटैच टुगेदर एंड डू नॉट सेपरेट बिकॉज ऑफ दिस बॉन्डिंग। अब आपको मैंने यहाँ पे क्या बता दिया कि एक यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब अगर ये बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। सो यहाँ पे बॉन्ड जो होगा दैट वुड बी द हाइड्रोजन बॉन्ड, हिंस ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे एक और बहुत ही क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि केमिस्ट्री में आप लोग फेस करते हो कि जब वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो एक ऑक्सीजन एटम कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकता है। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन के साथ भी यहाँ पे क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो आप देख सकते हो कि 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन है वो कितने हाइड्रोजन के साथ मज़ीद जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में होनी चाहिए कि जब कभी वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो एक ऑक्सीजन एटम जो है 4 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच्ड होता है, 2 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और 2 के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह क्या होती है कि ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 6 में से 2 जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, बाकी जो हैं वो 2 लॉन पेयर रह जाते हैं, वो क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। नंबर 8 हमारे पास है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन।
अब कहता है कि जब ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। तो अब कहता है कि ऐसी कौन सी इसकी प्रॉपर्टी है कि वो उस हीट को रेगुलेट कर रहा होता है। तो वाटर की जो है हीट कैपेसिटी होती है, हीट बर्दाश्त करने की नेचर होती है। सो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि वाटर इज़ हैविंग हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ़ वाटर हैज़ हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कुड बी हेल्पफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल। अब वाटर जो है इसकी ये प्रॉपर्टी भी याद रखें कि इट इज़ हैविंग हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो इसकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि प्लांट्स और एनिमल को फ़ायदा दे सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन टेक प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास है कि नो कूलिंग इफेक्ट विद द रिलीज ऑफ इवन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। नेक्स्ट है, इट विल कीप देयर टेम्परेचर वेरी हाई ना, विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन बी टेकन। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगर हमारे पास वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, अगर ये थोड़ी सी भी निकलते हैं तो हमारे पास हीट लॉस जो है वो होगी। अब ये इसकी एग्जांपल आप लोगों ने एवापोरेशन में पढ़ी होगी। एवापोरेशन में क्या होता है कि ये आपके पास लिक्विड है, ठीक है, आप इसको क्या करते हो, हीट कर देते हो। अब जब हीट करते हो तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और जब ज़्यादा हो जाती है, हीट ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो हीट ऑब्जॉर्ब करने के बाद ये जो हाई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं वो सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। पीछे जो होते हैं वो लो एनर्जी रह जाती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो वाटर है वो एवापोरेशन के बाद क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट जो है वो कॉज कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन टेक प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास EMD का 2019 का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके अबाउट सॉरी, लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि बजाय कि हम बहाने बनाएं कि जी यहाँ पे कंटेंट ठीक नहीं लिखा हुआ था, तो आप लोगों ने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, अपनी लर्निंग करनी है। अगर आप बहाना बनाना चाहें तो आप बहुत सारे बना सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, आई एडमिट कि यहाँ पे इसकी जो टाइपिंग है, ये जो सारा कुछ मिस प्रिंट है, लेकिन मेरा काम आपको किसी भी तरह से समझाना है। तो मैं यहाँ पे इसको बोलूँगा, जहाँ पे चीज़ समझ नहीं आएगी तो मैं उसको बोलता रहूँगा, साथ में आपने उसको जहन में बिठाना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन। हाँ, लिपिड मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को कैसे मेंटेन करता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यू टू हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। सी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है कि वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ। अभी आपको मैंने बता दिया कि वाटर क्या है। वाटर जो है इसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट किस वजह से है। सो यहाँ पे याद रखें कि इट इज़ हैविंग हाई पोलैरिटी। इट इज़ हैविंग हाई पोलैरिटी। आपको मैंने पोल्स के बारे में बता दिया कि ठीक है, इनके ऊपर पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। इन पोल्स की वजह से डायपोल्स होते हैं, इनकी वजह से हाई पोलैरिटी होती है इनकी, और इनकी एबिलिटी होती है, वाटर की एबिलिटी होती है कि बाकी सॉल्यूट्स अगर आप इसके अंदर ऐड करते हैं तो उसको डिसॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए के अंदर जो लिखा है मैं बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोहेशन एंड एडहेशन एंड हाई पोलैरिटी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। वाटर की बहुत ज़्यादा पोलैरिटी होती है, आल्दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है लेकिन अपने साथ करता है, दूसरे के साथ तो नहीं करता ना। ठीक है, अनटिल अनलेस, ज़रूरी नहीं एक दूसरे के साथ नहीं करता। फॉर एग्जांपल आप अल्कोहल ऐड कर देते हो, शुगर ऐड कर देते हो, उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि सॉल्वेंट क्यों एक्ट करता है, तो इसकी हाई पोलैरिटी की वजह से। 12 हमारे पास है कि मैं इसको बता देता हूँ, वाटर एक्ट एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ। अब कहता है कि वाटर जो है ये हमारे पास एक्ट करता है टेम्परेचर स्टेबलाइजर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो कि एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। तो उसकी वजह हमसे पूछ रहा है, तो उसकी वजह क्या है कि इट इज़ हैविंग हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत सारी हीट जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा हुआ है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसलिए आपको डिक्टेट करा रहा हूँ ताकि जो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही वो आप पढ़ लें। दूसरा ऑप्शन नंबर ए के अंदर है हाई सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर बी के अंदर है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमारे पास है डेंसिटी। आप टेम्परेचर स्टेबलाइजर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कहेंगे, क्या कहेंगे कि वाटर इज़ हैविंग हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। 13 हमारे पास है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। अब आइस जो है, जब एक्सट्रीम सर्दी होती है तो जो वाटर सरफेस होता है उसके ऊपर जो वाटर है वो आइस की लेयर बना लेता है।
आइस की लेयर बना लेता है और वो क्या कर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है। और फ्लोट करने की वजह से जो अंडर बीनीथ वाटर जो फिशेस होती हैं, ठीक है, फिशेस हो गई या कोई बाकी जो मेरीन लाइफ है जो वाटर के अंदर रह रही होती है, वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ जो है वो इजीली गुजार सकती है इवन अंडर अंडर लो टेम्परेचर। तब उसकी वजह हमसे पूछ रहे हैं कि इसकी वजह क्या होती है। तो इसकी वजह हमारे पास है कि वाटर जो है इसकी डेंसिटी लो होती है, वाटर इज हैविंग लो डेंसिटी। ऑप्शन नंबर ए के अंदर लिखा हुआ है लो डेंसिटी। ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा हुआ है आयोनाइजेशन। ठीक है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा तो मैं लिखता हूँ। ए के अंदर है लो डेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है आयोनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन। सो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन होती तो फिर तो ये बॉन्डिंग ही ना करते और आइस फ्लोट ही ना कर रहा होता, इससे वो भी ना बनता, आइस ही नहीं बनता। सो अप्रोप्रिएट आंसर जो दैट इज़ लो डेंसिटी। वाटर की जो है लो डेंसिटी होती है। अच्छा, जब हमारे पास आइस की फॉर्मेशन होती है तो आइस में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो हेक्सागोन की शेप में होते हैं। ठीक है, इस तरह हेक्सागोन की शेप बना लेते हैं। जब ये हेक्सागोन की शेप बनाते हैं तो इनके बीच में क्या होती हैं, स्पेसेस रह जाती हैं, छोटी छोटी स्पेसेस रह जाती हैं आइस क्रिस्टल के अंदर। और उस वजह से जो डेंसिटी होती है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो इसलिए लो डेंसिटी की वजह से क्या करते हैं, ये वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट, दीज आर द MCQs। नेक्स्ट वीडियो की उसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स के अबाउट पढ़ेंगे। ठीक है, इफ़ यू लाइक माई एफर्ट डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद IM केमिस्ट।